या कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी अगर आपकी अपनी दुनिया ही रुकी सुखी रह जाए तो क्या होगा। देखो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काव्या की। और काव्या, मेरी बात सुनो। शी वाज अ वुमन, ब्रिलियंट, बिलियन डॉलर कंपनी की सीईओ, पावर सूट और एक ऐसी जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता। उसके पास हस्बैंड है जे, एक डिसेंट थिएटर डायरेक्टर, घर है, पैसे हैं, 2 प्यारी बेटियां हैं, लेकिन जो उसके अंदर की आग थी ना, वो बुझती नहीं थी। असल में जे उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और यही वो पॉइंट है जहाँ से स्टोरी सच में शुरू होती है। सोचो, अगर एक नॉर्मल दिन आप अपने घर में एक ऐसी चीज पाले जो असल में कर्ज निकले तो आप क्या करेंगे। काव्या के लिए उसका अधूरापन ही उसका सबसे बड़ा कर्ज था। वो एक खामोश दीवार के पीछे अकेले में वीडियोस देख कर खुद को खुश करती थी। तुम सोच रहे होगे ना, इतनी सक्सेसफुल लेडी और ये सब। हाँ, यही तो आयरनी है। हम बाहर से कितने भी मजबूत क्यों ना हो दोस्तों, कितने ही मजबूत क्यों ना दिखे, अगर अंदर की ख्वाहिश अधूरी रह जाए ना तो वो छींक की तरह बाहर निकलने लगती है। काव्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ये आग एक ऐसे नौजवान लड़के को उसकी जिंदगी में खींच लाएगी जिसे वो बस एक इंटर्न समझती थी। और वो लड़का जिसे हम वीर बुलाएंगे सिर्फ उसकी प्यास ही नहीं बुझाएगा बल्कि उसकी पूरी पहचान ही बदल देगा। उसका आना सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये काव्या की आजादी का पहला कदम था जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापसी मुश्किल थी। क्या आप तैयार हैं इस चिलिंग सीक्रेट के लिए जो काव्या ने हर किसी से छुपाया था। दोस्तों, अगर बात की जाए जनरल तौर पर तो यहाँ पर हमारी आज की कहानी में 2 चीजें हो रही हैं। घर में काव्या और जे की जिंदगी एक ठंडे कमरे की तरह है, आरामदेह लेकिन बगैर किसी हरारत के। अब अगर रात को जे करीब आने की कोशिश भी करता है तो काव्या के अंदर कोई आग नहीं जलती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके एहसासात जम गए हो। वो बेड से उठकर छुप कर वीडियोस देखती ताकि कम से कम खुद को तो मुतमईन कर सके। और यार, ये इतना अधूरापन है ना, आपके पास दुनिया की हर रसाइश हो मगर वो एक शख्स आपकी जिनसी प्यास ना बुझा सके जिसे बुझानी चाहिए। और फिर जैसे किस्मत ने खुद ही इस खालीपन को भरने का फैसला कर लिया। सड़क पर एक सीन होता है और अचानक एक आवारा कुत्ता किसी बंदे पर झपट पड़ता है। काव्या को घबराहट होती है और फिर सीन में एंट्री होती है वीर की। देखो, मुझे पता है आप यही सोच रहे थे कि ये वीर ही होगा। और हाँ, वो ना कोई हीरो वाला अंदाज दिखाता है ना जोर जबरदस्ती करता है, बस बड़ी खामोशी और नरमी से कुत्ते को अपनी तरफ बुलाता है, कुकी देता है और कुत्ता पुरसकून हो जाता है। और ये देख कर काव्या शशतर रह जाती है, जैसे वीर ने कुत्ते को नहीं बल्कि काव्या के अंदर के बेकाबू अज़राब को पुरसकून करने का फार्मूला दिखा दिया हो। ये कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, ये काव्या की दबी हुई ख्वाहिशात की इलामत था। और वीर का कुकी से इसे कंट्रोल करना दरअसल इस बात का पेश खेमा था कि वो काव्या के बेकाबू नफ्सियात पर कैसे काबू पाएगा। अगले ही लम्हे काव्या को कंपनी में पता चलता है कि वही लड़का वीर अब इसकी कंपनी में इंटर्न है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो किस्मत ने लिख दी थी। काव्या एक लीडर की तरह इससे पूछती है कि इसने कुत्ते को कैसे काबू किया और वीर का जवाब इतना रूखा और बेनियाज होता है, कुकी थी चाहिए। इट्स मीन के उसके पास एक कुकी थी और वो अपनी सीईओ से कहता है कि आपको भी एक चाहिए। एक सीईओ के सामने एक इंटर्न का ये रूखापन, एक अनोखा अंदाज इसे गुस्सा दिलाने की बजाय आकर्षित कर जाता है। इसे के तकब्बुर पसंद आता है। और अब हमारी कहानी एकदम से जंप लेती है एक ऑफिस पार्टी पर। यहाँ हमारी मूवी की सस्पेंस और इमोशनल बीट्स तेज होती हैं। काव्या अपने शौहर जे के साथ खड़ी होती है लेकिन उसकी आंखें बस वीर को ढूंढ रही होती हैं। जब वीर इसे बताता है कि इसने काव्या को अपना मेंटोर चुना है तो काव्या तो इनकार करना चाहती है, लेकिन जब वो वीर को खुलकर नाचते देखती है तो वो अपने शौहर के साथ खड़ी होकर भी वीर के रक्स में खो जाती है। ये सिर्फ डांस नहीं था, ये बेलगाम आजादी का ऐलान था जो काव्या ने कभी खुद को नहीं दिया था। सवाल ये है, क्या काव्या अब इस आजादी को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी? और यहाँ हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ काव्या की दबी हुई ख्वाहिश सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती बल्कि एक ठोस हकीकत बन जाती है। यार सोचो, जब आपका दिमाग किसी चीज को चाहने लगे और फिर वो चीज आपको खुद ही मिल जाए, वो जो थ्रिल होता है ना, बस वही। पार्टी के अगले दिन काव्या को फर्श पर पड़ी हुई वीर की टाई मिलती है। ये सिर्फ
एक टाई नहीं थी, ये वीर के तकब्बुर और जवानी की निशानी थी। वो इस टाई को उठा लेती है और फिर जो सीन होता है ना, वो काव्या के अंदर के तूफान को दिखाता है। वो अपने कैबिन में जाती है, पर्दे बंद करती है, यानी दुनिया से मुकम्मल कट ऑफ, और इस टाई को सूंघना और चूमना शुरू कर देती है। ये वो लम्हा है जब काव्या अपनी सीईओ वाली शल को तोड़कर एक ख्वाहिशमंद औरत बन जाती है। टाई यहाँ गुलामी और डोमिनेंस का सिंबल है। इसे सूंघना दरअसल इस डोमिनेंट ताकत को अपनी रूह में उतारना है। इसके बाद काव्या स्किन ट्रीटमेंट और थेरेपी लेने जाती है, खुद को इस नई जवान फैंटेसी के लिए तैयार करने के लिए। ये टेंशन अब सिर्फ अंदरूनी नहीं रहती, ये बाहर भी दिखने लगती है। अगला सीन है मेंटोरशिप मीटिंग का, जो अब बिल्कुल भी पेशावराना नहीं लगती। वीर 10 मिनट की मीटिंग के बारे में बताता है, लेकिन काव्या कहती है इसके पास टाइम नहीं, मगर इसकी असिस्टेंट ज़ारा इसे कायल कर लेती है और ये अच्छी लीडरशिप दिखाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये दरअसल किस्मत की साजिश थी कि वो दोनों दोबारा मिले। जब वो मीटिंग में पहुंचती है तो वो वीर को सिर्फ 7 मिनट देती है। यहाँ ताकत का खेल शुरू होता है और वो पूछती है कि क्या वीर उसे पावर की भूखी समझता है। ये सवाल है, बल्कि ये वो सवाल है जो काव्या खुद से भी पूछ रही है, और वीर जो जवाब देता है वो काव्या की रूह को हिला देता है। वो कहता है, नहीं, तुम तो वो हो जो ऑर्डर फॉलो करना चाहती हो। ये सुनकर काव्या चौंक जाती है। ये वही खुफिया सच था जो इसने अपने शोहर और दुनिया से छुपाया हुआ था, कि वो दरअसल हुक्म मानना चाहती है। वीर ने सिर्फ इसकी इस ख्वाहिश को नहीं जाना, इसने इसकी पहचान को पढ़ लिया। इसके बाद काव्या जज्बाती होकर अपना नंबर वीर को देने की कोशिश करती है, लेकिन वीर इसे रोकता है। वो अब भी 2 मिनट्स पड़े हैं और इसके करीब आता है। यहाँ काव्या पहल करती है और इसे चूम लेती है। पहली बार वो अपनी ख्वाहिश पर अमल करती है, लेकिन फौरन बाद घबरा कर कहती है, नहीं, ये ठीक नहीं है। कि उसका कसूरवार गिल्ट उसका ज़मीर था, जो फौरन वापस आ गया था। लेकिन क्या ये ज़मीर वीर के सामने खड़ा हो पाएगा? सवाल ये है, क्या काव्या अपनी मर्जी से इस फॉरबिडन डिजायर को रोक पाएगी, जबकि वो जानती है कि यही इसकी असल ख्वाहिश है। दोस्तों, इस मोड़ पर काव्या को अपने ईमान के साथ एक अजीब सी जंग लड़नी पड़ती है। वो वीर से दूर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस्मत इसे मुसलसल वीर की तरफ धकेल रही है। रात को घर में एक अजीब सा सीन होता है। काव्या अपनी बेटी जोया को किसी लड़के के साथ देखती है और अगले दिन इससे सवाल करती है, और जोया का जवाब काव्या के ज़मीर को एक जवाज यानी जस्टिफिकेशन दे देता है। जोया कहती है कि वो प्यार तो किसी और से करती है, मगर मजे किसी और के साथ, क्योंकि इसका लवर उसे खुश नहीं कर पाता। अब देखो यार, यहाँ जोया सिर्फ बात नहीं कर रही थी, वो एक तरह से काव्या को खुद की कहानी ऊंची आवाज में बयान कर रही थी, जैसे काव्या को एक इजाजत मिल गई हो कि अगर घर में खुशी नहीं तो बाहर ढूंढना गलत नहीं। ये जोया की बात दरअसल काव्या के सबकॉन्शियस माइंड की आवाज थी, जिसे वीर के साथ अपने फेयर को इखलाकी तौर पर दुरुस्त साबित करना था। अगले दिन वीर फिर से मीटिंग की याद दिलाता है और काव्या अब भी इनकार कर देती है। मैं बिजी हूँ, लेकिन वीर इसे रूल्स का हवाला देता है, यानी वो अब भी पेशावराना हद में रह कर काव्या पर दबाव डाल रहा और काव्या को हार माननी पड़ती है। इसके बाद काव्या अपनी कुलीग के साथ एक क्लब में जाती है। सामने वीर भी मौजूद है, लेकिन वो बराह रास्त बात नहीं करता, बल्कि वो काव्या की टेबल पर दूध ऑर्डर करवा देता है। यहाँ दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये पालतू बनने की अलामत है। एक सीईओ जो दुनिया को ऑर्डर देती है, वो चुपचाप एक इंटर्न का भेजा हुआ ऑर्डर दूध पी लेती है। ये बता रहा है कि पावर किसके हाथ में जा चुकी है, और जाते जाते वीर इसे सिर्फ गुड गर्ल कह कर जाता है। ये जुमला काव्या को जिस्मानी खुशी देता है और वो अपने शोहर की पार्टी से काम का बहाना बनाकर उठकर चली जाती है। वो जानती है कि अब वो इस खेल में पूरी तरह आ चुकी है। वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां वीर का एक नोट पड़ा होता है जिस पर एक होटल का एड्रेस लिखा होता है। अगले दिन काव्या उस होटल में जाती है, बंद सवै कर, लेकिन वीर वहां नहीं होता। वीर इसे इंतजार करवाता है। इससे बड़ा डोमिनेंस का इशारा और क्या हो सकता है। काव्या को गुस्सा आता है।
वो कहती है कि उसे इंतजार करना पसंद नहीं और इस पर वीर का जवाब आखिरी वार होता है। वो कहता है तो तुम फिर इतना सच धज कर क्यों आई हो? काव्या के पास कोई जवाब नहीं। वो अपनी कमजोरी तस्लीम करती है और वो इसकी जवानी से मुतासिर है। वो कहती है कि वो इसे हर्ट नहीं करना चाहती और तब वीर अपना असली डोमिनेंट रूप दिखाता है। वो कहता है मुझे तो लगता था कि मैं पावर में हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी को भी कुछ बता दिया तो तुम सब कुछ खो दोगी। काव्या का डर यहाँ इसके लिए सुख बन जाता है। इसे ये धमकी, ये कंट्रोल पसंद आता है और अब वो वीर को दूर नहीं धकेलती बल्कि उसके ऑर्डर्स की मुंतजर रहती है। तो दोस्तों सवाल ये है कि काव्या को अपनी इस डोमिनेंट फैंटेसी से खुशी मिलेगी या ये इसे एक ऐसे दलदल में धकेल देगी जहां से इज्जत और खानदान की वापसी नामुमकिन है। और दोस्तों अब अगला सीन हमारी इस पूरी स्टोरी का कोर है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इनकाउंटर नहीं, ये काव्या की नफ्सियात का मुकम्मल उलट जाना है। होटल का वो कमरा अब इनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सेंटेंट ट्रैप बन जाता है जहां वीर पूरी तरह से डोमिनेंट है और काव्या अब मजामत नहीं कर रही। वीर इसे अपने पास भी नहीं आने देता। वो इसे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने को कहता है जहां काव्या को बाहर की दुनिया से मुकम्मल काट दिया जाता है और इसके बाद जो होता है वो काव्या की असल ख्वाहिश को पूरा करता है। वीर इसे कपड़े उतारने को कहता है लेकिन काव्या शुरू में इनकार कहती है। ये इसकी CEO वाली आखिरी मज़ामत थी, लेकिन वीर इसे अपने पास बुलाता है और ऑर्डर देता है अपने दोनों पैरों और हाथों के बल बैठो। एक CEO जो हर मीटिंग की सदायत करती है अब अपने ही एक इंटर्न के सामने चारों हाथ पांव पर बैठती है। ये काव्या का मुकम्मल अल्टाव रिवर्सल है। काव्या इसकी हर ऑर्डर को मानती है। वीर इसे एक टॉफी देता है और काव्या एक कुत्ते की तरह इसे खाने लगती है। यहाँ हीरो वो नहीं जो कुत्ते को काबू करता है बल्कि वो है जो CEO को कुत्ते जैसा बना देता है। ये सिर्फ डोमिनेंस नहीं, ये काव्या की फैंटेसी को जीना था। वीर इसे एक पालतू की तरह सहलाता है और इसे नीचे लटा कर टच करता है और आज काव्या अपनी जिंदगी में पहली बार जज्बाती तौर पर इतना खुश होती है कि वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये सालों के दबे हुए एहसासात के थे। ये दुख था कि इतने अरसे तक वो ये सच क्यों नहीं जान पाई। ये गुनाह का एहसास भी था कि वो अपने खानदान से क्या छुपा रही है, मगर सबसे बढ़कर ये इत्मीनान था कि इसकी प्यास बुझ गई। वीर इसे शांत करता है और यहीं से इनका अफेयर बाकायदा शुरू हो जाता है। ये दोनों ऑफिस में भी छुप छुप कर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वीर इसे अपने गुलाम सलेब की तरह ट्रीट करता है और काव्या को ये अच्छा भी लगता है। वो अब सिर्फ एक CEO नहीं, वो अब वीर की सबमिसिव पार्टनर बन चुकी है। और दोस्तों सवाल ये है, क्या इतना ताकतवर होने के बावजूद काव्या अपने खानदान और इज्जत को हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देगी? अभी तक काव्या और वीर की दुनिया होटल के कमरों में छुपी हुई थी, ऑफिस कैबिन तक महदूद थी, लेकिन जैसे कि हर सस्पेंस फुल कहानी में होता है, ये राज बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाता है। एक दिन वीर लैपटॉप देने के बहाने काव्या के घर आ जाता है। ये वही लैपटॉप है जो इनके काम का हिस्सा है। काव्या इसे देखकर हैरान रह जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि इसकी खुफिया फैंटेसी इसके घर की हकीकत बन चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, संभाल पाए, इसके घर वाले यानी जे और बच्चे वीर को अपने साथ हाइकिंग पर ले जाते हैं। काव्या को अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी सूरत हाल देखकर डर लगने लगता है। आप सोचें कि जो चीज आपको सिर्फ एक राज डराना खुशी दे, अचानक वो भी आपके घर के अंदर आकर ही बैठ जाए। वो जो दहशत होती है वो काव्या महसूस कर रही थी। काव्या मौके देखकर वीर से बात करती है। वो साफ साफ कहती है कि मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है, तुम इनसे दूर रहोगे। वो इस अफेयर को खत्म करने का फैसला करती है। यहाँ काव्या का माँ और बीवी वाला किरदार इसको सबमिसिव पार्टनर वाले किरदार पर हावी हो जाता है, लेकिन वीर का रद्द अमल एक इंटर्न वाला नहीं बल्कि वो डोमिनेंट आशिक वाला होता है। वो इस इनकार पर गुस्से में आ जाता है और अगले ही दिन वो काव्या को ऑफिस की छत पर बुलाता है और उसे बुरा भला कहता है। वीर इसे सीधी धमकी देता है कि अगर तुमने ये खत्म ही करना है तो मैं अपने डिपार्टमेंट को चेंज करवा लेता हूँ। इस बात से काव्या डर जाती है। अगर वीर ने ऐसा किया तो कंपनी वाले इस पर सवाल उठाएंगे और CEO की साख खराब
खराब हो जाएगी। काव्या को मालूम था कि वो सब कुछ खो देगी। इसका मतलब था कि वो अब वीर के रहमो करम पर थी कि टेंशन रात को घर पहुंचकर अपने अरूज पर पहुंच जाती है, जब जे जो अब भी अपनी इज़्दवाजी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा है काव्या के करीब आता है तो काव्या का सारा गुस्सा इस पर निकल पड़ता है। वो कहती है तुमने मुझे आज तक कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया। ये अल्फाज सिर्फ जे को नहीं इसके रिश्ते को भी तोड़ देते हैं। काव्या इस लम्हे वहां से उठकर सीधी वीर के पास इस बार में आ जाती है जहां वो पार्ट टाइम काम करता था। वो उसे मनाना चाहती थी लेकिन वीर इसे बाहर जाने को कहता है। वो अभी भी ताकत का खेल खेल रहा था। सवाल ये है क्या ये जज्बाती और नफ्सियाती दबाव काव्या को टूटने पर मजबूर कर देगा या वो एक बार फिर वीर के ऑर्डर्स के आगे झुक जाएगी। काव्या अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इसे मालूम है कि अगर वो वीर को छोड़ती है तो सब कुछ खो देगी और अगर वो वीर को अपना लेती है तो वो अपनी पहचान खो देगी। वो पहचान जो इसे कभी खुशी नहीं दे पाई। इसे खोना शायद उसके लिए एक बहुत अजाब नहीं बल्कि एक राहत थी। अगले दिन जे जो कि एक समझदार शोहर है काव्या से पूछता है कि क्या वो रात को सीरियस थी, लेकिन काव्या झूठ बोल देती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। जे को मुतमईन करने के बाद वो सीधी वीर के पास जाती है। वीर जानता है कि अब काव्या मुकम्मल तौर पर इसकी मुट्ठी में है। वो इसे डराने की बजाय इसके खौफ को इस्तेमाल करता है। वो कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो चुपचाप मेरी सारी बातें मानो। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी बल्कि एक अल्टीमेटम था। और फिर आता है वो लम्हा जो काव्या की मुकम्मल शिकस्त को जाहिर करता है। वीर इसे हुक्म देता है चलो अपने मुंह से बोलो कि तुम मेरी बात मानोगी। ये जुमला एक टिक टिक करती घड़ी था जो काव्या की इज्जत के खत्म होने का ऐलान कर रहा था। काव्या डर कर दबी हुई आवाज में इकरार करती है कि हाँ मैं सब कुछ मानूंगी। यार एक $1 बिलियन कंपनी की सीईओ का इस तरह सरेंडर करना ये दिखाता है कि जिस्मानी इत्मीनान की भूख किसी भी पावर या स्टेटस से ज्यादा ताकतवर होती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा एक होटल पहुंचते हैं। यहाँ अब कोई मज़ामत नहीं होती। वीर इसे कपड़े उतारने का कहता है और काव्या बगैर किसी सवाल के इसकी बात मान लेती है। वो कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। यहाँ इनका अफेयर एक और सतह पर चला जाता है। वीर पूरी तरह से डोमिनेंट था और काव्या इसकी नौकर की तरह हर ऑर्डर मानती। ये इनका नई हकीकत बन चुकी थी। काव्या और वीर साथ में खुश थे लेकिन इनकी ये खुशी सिर्फ छुप कर ही मुमकिन थी। और अब दोस्तों कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। काव्या के घर एक पार्टी थी और इसकी असिस्टेंट ज़ारा वीर को अपने साथ ले आती है। काव्या जब वीर को किसी और लड़की के साथ देखती है तो वो शदीद जेलस हो जाती है। वो भूल जाती है कि वो कौन है और ऊंची आवाज में कहती है तुम किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। इसका पोजेसिव हो जाना जाहिर करता है कि वो इस अफेयर में सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी उलझ चुकी है। और दोस्तों अब सवाल ये है क्या काव्या अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके वीर को ज़ारा से दूर करेगी या ज़ारा को इनका राज पता चल जाएगा। काव्या की जेलसी ने इसे इस वक्त एक बड़ी गलती करवा दी जब इसने पार्टी में वीर पर इतना हक जताया और ये सब राज असिस्टेंट ने देख लिया। अगले दिन काव्या अपनी सीईओ वाली पावर को इस्तेमाल करते हुए ज़ारा को अपने पास बुलाती है और इसे डराने की कोशिश करती है कि वो ऑफिस में एक इंटर्न को डेट नहीं कर सकती और अगर वो ऐसे करेगी तो इसका प्रमोशन रुक जाएगा। काव्या खुद वीर के साथ अफेयर चला रही थी और दूसरे को इखलाकियात का दर्स दे रही है। क्या डबल स्टैंडर्ड है। ज़ारा ये धमकी सुनकर पीछे हटने वाली नहीं थी। इसे अब काव्या की कमजोरी का पता चल चुका था। ज़ारा को मालूम था कि काव्या के पास एक राज है जो इसके पूरे कैरियर को तबाह कर सकता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा झटका लगता है। रात को काव्या काम के बहाने वीर की बताई एक पार्टी में पहुंच जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ थी और जहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी। ये इस बात का सबूत था कि काव्या अब वीर की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। वो दोनों खुलकर डांस करते हैं, थक कर एक कोने में लेट जाते हैं। काव्या यहाँ वीर से सवाल पूछती है जो इसके दिल में था। वो पूछती है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करते हो जैसा मेरे साथ करते हो। वीर नफी में जवाब देता है नहीं, ये बस मैं तुम्हारे साथ ही कहता हूँ। और ये बात काव्या को एक आर्जी सुकून देती है लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। अगले ही दिन ज़ारा इसके घर आ जाती है। ये बेखौफी जाहिर करती है कि वो अब काव्या से डरती नहीं। ज़ारा ने अब अपना अल्टीमेटम दिया। वो साफ साफ धमकी देती है या तो अब तुम मेरा रुका हुआ प्रमोशन पूरा
पूरा करवा दो या मैं तुम्हारे और वीर के बारे में सबको बता दूंगी। वो मजीद कहती है कि इसे अभी के अभी वीर से ये सब बंद भी कहना होगा। देखो यार, अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है। ज़ारा ने सिर्फ धमकी नहीं दी, अब इसने एक बम फेंक दिया था। ये धमकी काव्या को टेंशन में डाल देती है। इसे एहसास होता है कि ये खेल इसकी तन्हाई की खुशी से कहीं ज्यादा कीमती हो चुका है। अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, वीर की ख्वाहिशात को पूरा करना या अपने खानदान की इज्जत को बचाना। काव्या ये सब सोचकर इतनी परेशान हो जाती है कि वो काम करती है जो इसने कभी नहीं किया था। वो सब कुछ अपने शोहर जे को बता देती है। वो बताती है कि इसे बचपन से ही डोमिनेंस की फैंटेसी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या जे इस नाजुक हालत में काव्या को समझेगा या वो हमेशा के लिए अपने ताल्लुक को तोड़ देगा? काव्या ने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। अपने शोहर जे के सामने अपने गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और अपनी जिनसी फैंटेसी का एतराफ करना ये सिर्फ इस बात की निशानी थी कि वो अब मजीद इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार, कितना मुश्किल होता है ना अपने अंदर का सबसे गहरा राज किसी ऐसे शख्स को बताना जिसे आप खोना नहीं चाहते। जो अब तक एक मुतमईन और आर्टिस्टिक शोहर नजर आता था, वो इस सच्चाई को सुनकर टूट जाता है। इसी दौरान किस्मत का खेल देखें, वीर भी वहां पहुंच जाता है, शायद काव्या को मनाने या धमकाने के लिए। कमरे में शदीद टेंशन थी। जे की सारी मायूसी और सारा गुस्सा वीर पर निकलता है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, ये दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ जे का मुतमईन खानदान, दूसरी तरफ वीर की बेलगाम ख्वाहिश। लड़ाई के बाद जब दोनों शांत होते हैं तो जे, जो दिल का बहुत अच्छा है, वो वीर से मुखातिब होता है। जे एक बात कहता है जो इस फिल्म का सबसे बड़ा फलसफाना नुक्ता है, मेरी पत्नी ने तुम्हें यूज किया है, इसने तुम्हें अपनी फैंटेसीज के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ जे ने वीर की हैसियत को आशिक से गिरा कर टूल में बदल दिया। इसने सच कहा, काव्या ने वीर से प्यार नहीं किया था, इसकी इस डोमिनेंस को चाहा था जो वीर फराहम करता था। वीर ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो इनकार करता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसके इनकार में वो यकीन होता है जो उसे शायद दिल ही दिल में था। यहीं से वीर को अपनी गलती का अंदाजा होना शुरू होता है। इसी जज्बाती दबाव में जे को पैनिक अटैक आता है। काव्या और वीर दोनों इसे संभालते हैं और ये लम्हा एक तब्दीली का था। वीर जो अब तक सिर्फ डोमिनेंट था, वो अब इंसानियत दिखाता है। जे के संभलते ही वीर ये समझते हुए कि अब वो इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रह सकता, खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा को इसका प्रमोशन मिल जाता है। जाहिर है काव्या ने ज़ारा को खुश करवाने के लिए इसकी बात मानी थी, लेकिन इस मुआहदे की कीमत ये थी कि काव्या को अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती है। काव्या अब अकेले अपने घर में रह रही थी क्योंकि जे थिएटर चला गया था। एक दिन इसकी बेटी इसे बताती है कि मॉम, डैड को आपकी जरूरत है, वो आपको माफ कर देंगे। एक बेटी का ये जुमला उम्मीद का आखिरी सहारा था। काव्या अपने शौहर के थिएटर जाती है और इससे माफी मांगती है, लेकिन दोस्तों, क्या ये माफी इसके टूटे हुए रिश्ते को मुकम्मल तौर पर जोड़ पाएगी और क्या वीर का साया इनकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर हट जाएगा? तो दोस्तों, काव्या ने बिलाखिर अपने शौहर जे से माफी मांगी। जे जो इसे दिल से प्यार करता था, इसे माफ कर देता है। इसके रिश्ते में एक तरह का सुकून आ जाता है, लेकिन वो पहले वाला एतमाद शायद हमेशा के लिए टूट चुका था। जे की माफी सिर्फ एक जज्बाती फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, जहां इसे अपनी बीवी की अधूरी ख्वाहिश और इसके लिए किए गए गलत फैसले को बिलाखिर कबूल करना पड़ता है। अब काव्या ऑफिस जाती है। वहां इसे मालूम होता है कि वीर कंपनी छोड़कर जा चुका है। वीर का ये खामोश जाना इस बात की अलामत थी कि काव्या के लिए इसकी जज्बाती यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी, या शायद वो भी अपने किए पर शर्मिंदा था। लेकिन जैसे ही एक बोर्ड मेंबर काव्या को अपने घर इनवाइट करता है, जो कि काव्या के लिए एक और जिनसी इशारा था, काव्या का मूड वापस आ जाता है। वो इस शख्स को गाली देकर कहती है कि मुझसे ऐसे बात कहने का सोचना भी मत। वो इसे धमकी देती है और इसे जो कुछ भी पता है अपने पास रखे। ये सीन बहुत अहम है। ये दिखाता है कि वीर के साथ अफेयर ने काव्या को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसे मजीद ताकतवर बना दिया। अब वो किसी भी मर्द की डोमिनेंस को कबूल करने वाली नहीं थी। इससे अपना सबमिसिव फैंटेसी पूरा कर लिया था और अब वो दोबारा अपने कंट्रोल में थी। फिल्म का आखिरी सीन इनके घर में होता है। काव्या और जे दोबारा कुर्बत इख्तियार करते हैं। वो सब कुछ कहते हैं जो एक शौहर और बीवी को कहना चाहिए। जे अब भी काव्या को खुश करने की कोशिश कर रहा है। काव्या अपनी आंखें बंद करती है और जे के
होते हुए भी वो वीर को तस्वीर कर रही होती है। ये इस कहानी का सबसे ज्यादा चिलिंग हिस्सा है। काव्या ने अपने शौहर के पास वापस आकर खानदान को तो बचा लिया, लेकिन वीर की डोमिनेंस की याद इसके दिमाग से नहीं निकली। वो जिस्मानी तौर पर जे के साथ थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर वीर के ऑर्डर्स की कैद में थी। ये दिखाता है कि काव्या ने अपना दलदल छोड़ दिया था, लेकिन दलदल के निशान इसके जहन पर हमेशा के लिए रह गए। क्या ये अधूरी ख्वाहिश जो अब भी वीर की यादों पर मुनहसिर है, इनके रिश्ते को हमेशा के लिए खोखला नहीं कर देगी? तो दोस्तों, ये थी काव्या की कहानी। एक ऐसी औरत जो दुनिया की तमाम कामयाबियों के बावजूद अपने अंदर एक ऐसी खला लिए फिर रही थी जिसे सिर्फ डोमिनेंस और गैर मामूली जिनसी ताल्लुक ही बढ़ सकता था। काव्या ने अपने खानदान को बचाने के लिए वीर के साथ अपने अफेयर को इख्तियार किया। इसने अपनी असिस्टेंट ज़ारा के ब्लैकमेल को भी प्रमोशन देकर खत्म किया, जिससे जाहिर होता है कि इसने अपनी सीईओ की ताकत को दोबारा हासिल कर लिया था। वीर की खामोशी से जाने इस बात की निशानी थी कि इसका किरदार अब खत्म हो चुका था, मगर कहानी का असल इख्तिताम इस बात में छुपा है कि क्या काव्या वापस नॉर्मल हो सकी। जब वो जे के पास वापस गई तो जे की माफी एक शिफा थी, लेकिन इस शिफा के साथ भी काव्या का जहन साफ ना हो सका। आखिरी सीन जहाँ वो अपने शौहर के साथ होते हुए बीवी को तस्वीर करती है, ये दिखाता है कि इस डार्क फैंटेसी का बीज अब इसके अंदर गहराई तक व्यवस्थ हो चुका है। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये काव्या को खुद की दरियाफ्त थी। वो एक सबमेसिव ख्वाहिश को पूरा करने की जुस्तजू में निकली और इसने अपने आप को पाया तो जरूर, मगर इसकी कीमत पर इसने अपने रिश्ते में एक नाकाबिले तलाफी दरार डाल दी। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।